नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी हम इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट और उसके बाद वर्ड रिकग्निशन होता है, यानी सबसे पहले बच्चा मौखिक भाषा का विकास करता है, फिर शब्द की पहचान करता है, और थर्ड अप्रोच रीडिंग है, यानी जब बच्चा शब्दों को पहचानने लगता है तो उन्हीं शब्दों को मिलाकर जोड़कर वाक्य बनाता है, उन्हें पढ़ने का प्रयास करता है। यही थर्ड अप्रोच है। और प्रश्न यह है कि वाई रीडिंग इज कंसिडर्ड अ कॉम्प्लेक्स एंड पर्पजफुल प्रोसेस। जो पढ़ने की एक प्रक्रिया है वह उद्देश्यपूर्ण क्यों है और कॉम्प्लेक्स क्यों है, ठीक है, यानी कि उलझी हुई मानी जाती है, ठीक, और उद्देश्यपूर्ण क्योंकि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वास्तविक पढ़ना तभी सफल होगा, जब वास्तविक पढ़ना तभी कहा जाएगा जब बच्चा पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ निकाले, किसी उद्देश्य के साथ पढ़े। बच्चा पढ़ रहा है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो वह वास्तविक पढ़ना होगा नहीं, ठीक है। तो व्हाट स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इफेक्टिव रीडिंग। अगर प्रभावी तरीके से बच्चे को पढ़ना है तो कौन सी स्किल होनी चाहिए, हमें आज की इस वीडियो में इसी पे चर्चा करनी है। जो आपको पीडीएफ दिया गया है चैप्टर 5 का, उसमें पहला प्रश्न भी यही है और इसी को हम आज समझने का प्रयास करेंगे, फिर आप उसको आसानी से याद कर लेंगे। अब पढ़ने को कॉम्प्लेक्स यानी जटिल क्यों कहा गया है, पर्पजफुल क्यों कहा गया, क्योंकि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मच मोर देन सिंपली रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स और प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स। यानी कि सिर्फ शब्दों को पढ़ लेना, उनका उच्चारण कर देना भर पढ़ना नहीं है। जब बच्चों को हम अंग्रेजी पढ़ा रहे होते हैं कक्षा 4 या 5 में, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे को अगर हम कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, कोई पैसेज है डिफरेंट टाइप का अलग अलग, तो हम बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उसके अर्थ को समझा सके। अगर बच्चा उस अर्थ को नहीं समझ पाता है तो फिर हमारा पढ़ाना जो है या बच्चे का पढ़ना सफल नहीं होता है। तो वास्तव में सिर्फ लेटर को रिकॉग्नाइज करना कि ये बी लिखा है, ये टी लिखा है, ठीक, ये बैट लिखा है, ये मैट लिखा है, बच्चा बैट को समझेगा तभी मानेंगे कि वह उसका अर्थ मतलब वह पढ़ रहा है। प्ले का मतलब बच्चा समझ रहा है कि खेलने का कार्य हो रहा है, तभी हम मानेंगे कि बच्चा जो है पढ़ रहा है। तो पढ़ने को जटिल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सिर्फ हमको लेटर को रिकॉग्नाइज नहीं करना है या प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, शब्दों का उच्चारण भर नहीं कर देना, बल्कि हमें उसका वास्तविक अर्थ समझना है। जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब बच्चा पढ़ रहा होता है, तो ब्रेन हमारा वर्क करता है। क्या करता है? इंटरप्रेट मीनिंग, यानी अर्थ को समझने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है द फ्रॉग इज इन द वेल, ठीक है। तो इस चीज को अगर बच्चा पढ़ रहा है तो या आप पढ़ रहे हैं तो इसके अर्थ को आपके दिमाग ने एक्सप्लेन कर लिया होगा, समझ गए होंगे कि हाँ वास्तव में कुएं में मेढक है, आपने इस बात को समझ लिया। तो वही बात है, बच्चा अर्थ को समझने का प्रयास करता है, ब्रेन हमारा यही काम करता है। कनेक्ट आइडियाज, विचारों को कनेक्ट करता है, एक के बाद दूसरा वाक्य पढ़ता है तो पुराने वाक्य से दूसरे नए वाक्य को बच्चा कनेक्ट करता है, फिर आगे वाक्य को फिर कनेक्ट करता है। तो इस प्रकार से बच्चा जब पढ़ रहा होता है पैसेज को, तो वाक्यों को, उनके अर्थ को एक दूसरे से जोड़ते हुए बच्चे चलते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है रवि स्टडीड हार्ड, रवि ने कठिन मेहनत किया, परिश्रम किया, ही पास्ड द एग्जाम, उसने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। तो उसने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया क्योंकि उसने कठिन मेहनत किया, उसने स्टडी किया हार्ड। तो इस चीज को इससे कनेक्ट किया जा रहा है। तो पढ़ने के दौरान बच्चे क्या करते हैं, अपने जो विचार होते हैं उनको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके पहले कुछ और है उसको भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द टेक्स्ट, और जो भी टेक्स्ट में मैसेज लिखा गया है, जो भी बात बताने का प्रयास किया गया है, उसको बच्चे समझने का प्रयास करते हैं पढ़ने के दौरान। तो ये है कि अंडरस्टैंड, हमारा जो ब्रेन है वो जो भी टेक्स्ट है, जो भी मैसेज, जैसे डोंट गो आउटसाइड, ठीक है, बाहर मत जाओ, तो इस मैसेज को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि रीडिंग इज एन एक्टिव मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। एक जो पढ़ने की प्रक्रिया है, जो रीडिंग है, वो पढ़ना है, वह एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब वास्तव में हमारा पढ़ना अर्थ निकालने के लिए होता है। हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें उसका अर्थ मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमने लिख दिया ऐसा कोई वाक्य जिसको हम पढ़ ही ना पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने कि TRYISTIYLO। अब ये पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्या है इसका? क्योंकि हम इसके अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। ट्राइस्ट लिखा हुआ, आई भी लिखा, लो लिखा है, लेकिन क्या इसका अर्थ हम निकल पा रहे हैं? नहीं। तो इसी प्रकार से जब हम अर्थ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारा पढ़ना भी सफल नहीं होता है। अब वाई रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स, देखिए इसमें कहा, एक्सप्लेन किया गया है
कि रीडिंग को हम कॉम्प्लेक्स क्यों करें, और बेहतर तरीके से इसमें हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि हम रीडिंग को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं, जटिल जिसको हिंदी में कहेंगे। जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि डिकोडिंग वर्ड्स, क्योंकि हम वर्ड्स को डिकोड करते हैं, यानी रीडर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है लेटर्स को और कन्वर्ट देम इनटू साउंड्स, साउंड्स में कन्वर्ट करता है। जैसे अब लिखा हुआ है RIGHT। अब बच्चा इस लेटर के लिए, R के लिए कोई साउंड सोचेगा दिमाग में, र। I के लिए I फिर हो जाएगा I, फिर GH के लिए बच्चा कोई साउंड सोचेगा, फिर T के लिए ट। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो शब्द को डिकोड करते हैं, ब्रेक करते हैं, और लेटर का क्या साउंड होता है उससे कनेक्ट करके उस बच्चे उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पढ़ने के दौरान एक डिकोडिंग हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, जब जो भी शब्द बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो इसको डिकोड करते हुए तो पढ़ता है। MEA, जब छोटे बच्चे इनिशियल स्टेज में देखा करिए मिला के पढ़ते हैं, MEANINI, नी NG, नंग, मीनिंग, इस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं, तो डिकोड करते हुए बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि अर्थ को समझना होता है। ऐसा, अब बच्चे ने एक वाक्य पढ़ा, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूर्य जो है चमक रहे हैं, तो सूर्य मतलब बच्चा ये समझ जाता है कि जो इस समय गर्मी का मौसम है और धूप होगी, सूर्य तेजी से चमक रहे होंगे तो गर्मी भी हो सकती है। तो बच्चा पूरा जो है अर्थ समझने का प्रयास करता है, प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, इसमें बच्चा प्रेडिक्ट भी करता है जब वाक्यों को पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, जब हम बच्चों को कहानी सुना रहे होते हैं, बच्चे कहानी की किताबों को पढ़ते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। वो पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि अगर शेर है तो कुछ ना कुछ मजेदार बात होगी। ठीक है, कहानी जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन, तो अब बच्चे शेर के बारे में सुनकर या जब इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो बच्चा अनुमान लगाते हैं कि शेर है तो शेर जंगल में रहता होगा, शेर जानवरों को खा रहा होगा। ठीक है, अब ये नहीं सोचेंगे कि शेर दूध पी रहा होगा, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि शेर दूध नहीं पीता है। तो इसमें पढ़ने के दौरान हमें प्रेडिक्ट करते हुए भी चलना होता है। ठीक है, जिस भाषा से हम परिचित है उस भाषा में हम उस चीज को प्रेडिक्ट करते हुए, अनुमान लगाते हुए चलते हैं। तो प्रेडिक्शन भी है। और आगे कनेक्टिंग विथ प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उसको कनेक्ट भी करते हैं। ठीक है, इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत जोर से बारिश हो रही थी, बच्चे ने इस बात को पढ़ा तो बच्चे का अपना पूर्व ज्ञान होगा कि पहले का मैं भी एक बार बारिश में गया था सर जी। बच्चे नहीं डिस्कस करते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, या मान लीजिए आपने ही वाक्य पढ़ाया कि इट वॉज रेनिंग हैविली, तो बच्चा ये बात कहेगा कि सर हम भी एक बार बारिश में भीग गए थे। तो अपने पुराने अनुभव का यहाँ पर बच्चा प्रयोग करता है उस प्रक्रिया के दौरान, अर्थ समझने के दौरान कि मैं भी भीग गया था, मेरा भी कपड़ा पूरा गीला हो गया था, मुझको मम्मी घर पर डांटी थी। तो इस आज जब पढ़ रहा है इस वाक्य को तो उस पुराने अनुभव को यहाँ पर प्रयोग कर रहा है। तो वही बात है, इफ अ स्टूडेंट रीड्स अबाउट रेनफॉल, अगर बच्चा रेनफॉल के बारे में पढ़ता है तो दे में रिकॉल देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ रेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो अपना उनका पुराना जो अनुभव रहता है उसको रिकॉल करते हैं बच्चे, और उसके आधार पर बच्चे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। आगे है मेकिंग इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, रीडर समटाइम्स अंडरस्टैंड आइडियाज दैट आर नॉट डायरेक्टली रिटन। अब इसमें क्या है कि मेकिंग इंटरफेरेंस में क्या है कि बच्चा जब पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि एन ओल्ड मैन वाज कैरिंग ए स्टिक, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी एक स्टिक लेकर जा रहा था, तो बच्चा इसमें अपने से ही इस चीज को समझ जाएगा, ये बात लिखी ही नहीं होगी, वो समझ जाएगा कि बूढ़ा आदमी स्टिक को लेकर जा रहा है तो वो हाथ से उसको पकड़ के मतलब चल रहा होगा, जमीन के सहारे उसका सपोर्ट लेकर चल रहा होगा। तो यहाँ क्या कर रहा है बच्चा, उस मीनिंग को अपने से ही समझने का प्रयास कर रहा है। तो ये भी होता है। ठीक है, मेकिंग इंटरफेरेंस यानी कि रीडर क्या करते हैं, अपने आइडियाज को समझने का प्रयास करते हैं खुद से, जो चीज लिखी नहीं गई है, लेकिन उस चीज को देख करके एक बूढ़ा आदमी है उसके हाथ में स्टिक है तो निश्चित रूप से वो उसको सहारे चल रहा हो। तो इसका मतलब आपने देखा ये सभी चीजें इन्वॉल्व हैं, इसलिए यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि रीडिंग को हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों कह सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप अगर लिख देंगे कि यहाँ पर डिकोडिंग वर्ड्स हमको हमें करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग हमारी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, प्रेडिक्ट करना पड़ता है, पढ़ने के दौरान प्रेडिक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अब ग्रामेटिकली बच्चे आई की बात जानते हैं कि एम हमको बोलना है। ठीक, तो वो एक प्रकार से सिंटैक्स मतलब कि उन बच्चों को सिंटैक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसको भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ग्रामेटिकल रूल्स बच्चे जानते हैं, मेकिंग इंटरफेरेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान
यूज की जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वाई रीडिंग इज पर्पजफुल, उद्देश्यपूर्ण क्यों है? क्योंकि बच्चा उद्देश्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें देखिए इंफॉर्मेशन गेन करनी होती है, हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चा जब कोई भी चैप्टर पढ़ रहा होता है तो उससे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करता है ना, लर्निंग आउटकम होता है, सीखने का प्रतिफल निकलता है। हमारी पाठचर्या करिकुलर गोल्स वगैरह डिसाइड किए गए हैं, तो पढ़ने के बाद बच्चा क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि बच्चा ज्ञान प्राप्त करे। कंप्लीट एकेडमिक टास्क, हमारे हर कक्षाओं में एकेडमिक टास्क दिए रहते हैं कि हाँ जैसे 9 चैप्टर दिए गए हैं तो 9 चैप्टर बच्चे को कवर करने हैं, उसके लिए उसको पढ़ना आवश्यक है। चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, बारी बारी से बच्चे सीरियल से उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो हमें जो एकेडमिक टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए भी पढ़ना आवश्यक है। तो ये पर्पजफुल हुआ, इसीलिए बच्चे कहते हैं कि मुझको पढ़ना है, आवश्यक है। सर जी 9 चैप्टर है, ठीक है, अभी इतना पढ़ना है, 3 पार्ट पढ़ा दिए तो अभी सर 6 चैप्टर और पढ़ने हैं। तो बच्चे के मन में यह उद्देश्य है कि मैं उद्देश्य लेकर चल रहा है कि मुझे इस पूरे कक्षा के दौरान मैं कक्षा 2 में पढ़ रहा हूँ, 3 में पढ़ रहा हूँ, तो 2 पार्ट या 9 पार्ट कुल मिलाकर पढ़ने हैं, 2 पार्ट पढ़ चुका हूँ। टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा जो निर्देश फॉलो करने के लिए, ठीक है, जो निर्देश दिए गए रहते हैं उसके लिए भी पढ़ना होता है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके बाद बच्चे उसके हिसाब से नीचे पढ़ते हैं और उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन, और टू एंजॉय स्टोरीज, और कहानियों का आनंद लेने के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए, आनंद के लिए भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे, आप देखा करिए कि हमारे कक्षाओं में जब बच्चे फ्री होते हैं तो कभी कभी जब नई नई बुक्स रहती है तो बड़े बच्चे आनंदित होकर उसको पढ़ते हैं और कहानियों को पढ़ते हैं। जहाँ पर कहानियाँ रहती हैं, जानवरों की कहानियाँ रहती हैं, उसको बच्चे बड़े मन से पढ़ते हैं। तो उनका उद्देश्य यही रहता है कि आनंद आए, आनंद की प्राप्ति के लिए भी बच्चे पढ़ते हैं। अब स्किल कौन कौन सी इन्वॉल्व होनी चाहिए? देखिए, पहला फैमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। अगर आप भाषा को पढ़ रहे हैं और भाषा में आपकी नॉलेज ही नहीं है, आप फैमिलियर नहीं है, तो फिर हम प्रभावी रूप से पढ़ नहीं पाएंगे। अगर हमको उर्दू पढ़ने के लिए कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि तमिल पढ़िए, तो शायद आप तमिल लोगों की भाषा पढ़िए तो नहीं पढ़ पाएंगे तेलुगु को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उससे फैमिलियर नहीं है। तो प्रभावी रीडिंग, इफेक्टिव रीडिंग तभी होगा जब हम फैमिलियर हों लैंग्वेज से, फैमिलियर हों कॉन्टेक्स्ट से। हम अपने इनिशियल स्टेज में देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी की किताबें बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में रहती हैं, उसमें उन्हीं चीज़ों का जिक्र रहता है जो बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में आप देखें तो बच्चे के आसपास की चीज़ें जो भी हैं उन सबको किताबों में एनसीईआरटी ने डाला है। तो उसका उद्देश्य यही है कि हम बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में रखकर चीज़ों को, यानी कि बच्चे क्या चीज़ देख रहे हैं अपने आसपास, किस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं, उसी की चर्चा। बच्चे अगर नानी के आ जा रहे हैं उस अनुभव को वहाँ पर अपने, मैं गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर गया, बच्चे ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो मेरी बस यात्रा, मेरी ट्रेन यात्रा, इस प्रकार की ट्रेन का सफ़र, इस प्रकार से हम बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में रखकर चीज़ों को पढ़ाते हैं। इससे बच्चे उसको बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो ये भी है कि फैमिलियरिटी होनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट में, और नॉलेज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, पढ़ने के दौरान सेंटेंस के स्ट्रक्चर का भी नॉलेज बच्चे को होना चाहिए। यानी बच्चा जान रहा है कि राम के बाद इज होना है, राम इज गोइंग, ठीक है, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि राम के बाद इज बोला जा रहा है, ही के साथ इज बोला जाता है, सी के साथ इज बोला जा रहा है, दी के साथ आर बोला जा रहा है। तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है, या सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर है, फिर वर्ब है, फिर आईएनजी है, तो इन सारी चीज़ों को भी बच्चे जानते हैं। ठीक है, और जानने का मतलब ये नहीं कि बच्चों को हम रूल नहीं रटा रहे हैं। हम जब उसका प्रयोग करेंगे तो बच्चे खुद ही बोलेंगे। जब अध्यापक बार बार कहेंगे आई वाज आई वाज आई वाज, तो बच्चे भी आई वाज कहेंगे। अब अगर अध्यापक आई वेयर करने लगेंगे तो बच्चे भी आई वेयर करने लगेंगे। तो बात वही है। रिकॉग्नाइजिंग लेटर एंड वर्ड्स, और इसमें क्या है कि बच्चों को लेटर्स को, वर्ड्स को पहचानना भी आवश्यक है। अगर हम एज अ टीचर ये देखते हैं कि बच्चे शब्द को नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर वो कब पढ़ी कहाँ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो आवश्यक है कि बच्चे लेटर्स को पहचानें, शब्दों को पहचानें, पढ़ें, तभी आगे वो बढ़ पाएंगे। ठीक है, मतलब कि लेटर्स को और वर्ड्स को रिकग्नाइज करेंगे तभी वो पढ़ पाएंगे, नहीं इनको रिकग्नाइज कर पाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये कुछ स्किल्स हैं, इस पर हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। डेली पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।